वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ डायमेंशनलेस टर्म्स देखेंगे रिलेटेड विद द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। पहला है जिसमें स्लिप। स्लिप क्या होता है कि आइडियल कंडीशन में हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो वही फॉलो करेगा जो ब्लेड की प्रोफाइल का होगा। मतलब आइडियल कंडीशन में फ्लूइड पार्टिकल्स फॉलो करेंगे किसको? ब्लेड प्रोफाइल को। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लेड्स रहती हैं, ब्लेड्स तो क्या रहती हैं? फाइनाइट रहती हैं। सपोज ऐसी ब्लेड्स हैं अपनी, ब्लेड्स तो क्या है अपनी? फाइनाइट है। अब ब्लेड्स के बीच में क्या होती है? एयर ट्रैप हो जाती है। जो ब्लेड के बीच का पैसेज रहता है वहां पे एयर क्या होती है? ट्रैप रहती है। और ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट, इनर्शिया इफेक्ट, अब फ्लूइड क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस कारण घूमने से इनर्शिया इफेक्ट भी क्रिएट होगा। इनर्शिया इफेक्ट क्रिएट होने से क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अक्रॉस द ब्लेड। ब्लेड के अक्रॉस में क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा? इधर साइड बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि इनर्शिया ज्यादा है, इधर साइड घूमने से इधर साइड प्रेशर कम है। इधर साइड प्रेशर ज्यादा रहेगा प्लस इधर साइड प्रेशर कम रहेगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। इस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण जो फ्लूइड का पाथ है वो एक्चुअल में क्या हो जाता है? आइडियल पाथ से वो डेविएटेड हो जाता है। तो सपोज करें फ्लूइड का यदि एक्चुअल पाथ ये रहा जाने का, ये क्या है? आइडियल पाथ। आइडियली फ्लूइड को इस तरह जाना चाहिए, लेकिन अब इस तरफ प्रेशर क्या है? थोड़ा सा इनर्शियल इफेक्ट है। इनर्शियल इफेक्ट के कारण जो फ्लूइड का पाथ होता है वो हल्का सा ऐसा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एक्चुअल पाथ। तो आप देख रहे हैं एक्चुअल पाथ से जो फ्लूइड का पाथ है वो डिविएट हो गया है। आइडियल पाथ से फ्लूइड का पाथ डिविएट हो गया एक्चुअल पाथ में। और इस पूरे इफेक्ट को हम लोग स्लिप कहते हैं। क्यों होता है? इनर्शियल इफेक्ट के कारण फ्लूइड के ब्लेड्स के बीच में जो पैसेज है वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। उस प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। उस पूरे इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्लिप। अब इस स्लिप से होता क्या है? इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है, ये ब्लेड का एग्जिट एंगल जो रहता है उसको डिक्रीज कर देता है। मतलब फाई को क्या कर देता है? ये डिक्रीज कर देता है। अब फाई डिक्रीज हो गया तो VW2 भी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक। अब सपोज करते हैं ये रेडियल केस के लिए ही इसको अपन जनरली डिफाइन करते हैं। तो रेडियल ब्लेड का कोई केस देते हैं। ये कोई रेडियल ब्लेड है, यहाँ पे इनलेट इसका कैसा रहेगा? ऐसा। इस डायरेक्शन में क्या हो रही है? अपनी फ्लूइड ब्लेड जो है घूम रही है। तो एक्चुअली आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली तो फ्लूइड का जो है डिस्चार्ज ब्लेड की प्रोफाइल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ठीक है। आइडियली फ्लूइड का जो डिस्चार्ज है वो ब्लेड की प्रोफाइल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। VR2 V2। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपना हो गया ये फाई, और ये यहाँ पे अपना बीटा। ठीक। और ये वाला क्या हो गया? U2 बराबर BW2 भी यही हो गया। ठीक है, ये तो हुआ आइडियल ऐसा होना चाहिए। अब आइडियल क्या हो रहा है? एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एग्जिट ब्लेड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अभी 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैसे? ये देखो, ये हो गया यहाँ पे थोड़ा सा ये कम, यहाँ पे फाई क्या हो गया? कम हो गया। अब फाई यहाँ पे कम हो गया तो क्या होगा? ये वाला अपना क्या हो गया? VR2। अगर ये तो एक्चुअल तो ये है ना, तो आइडियल को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करें। डैश 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 डैश
डैश। U2 तो सेम रहेगा क्योंकि रोटर तो सेम स्पीड से घूम रहा है। ये तो आइडियल वाला है। अब ब्लू वाले से हमने क्या एक्चुअल डिनोट किया, ये एक्चुअल और ये आइडियल, ये एक्चुअल। तो VR2 अपना ऐसे डेविएट हो गया। अब VR2 डेविएट हुआ तो अपना U तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था। तो U अपना निकल के आया यहाँ से कितना, इतना। तो U तो जितना था पहले उतना U रहेगा, कितना U2, वो तो चेंज होगा नहीं। तो अब U2 यहाँ पे आके मैच करेगा तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा V2, एक्चुअल V2। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अपना एक्चुअल बीटा। अब VW2 क्या है, VW2 कहाँ पे मिलता है अपने को, VF2 तो अपना यही रहेगा, क्या चीज VF2। VW2 V2 और VF2 के बीच में मिलता है तो ये वाला अपना क्या मिल गया VF2, VW2। तो आप देख रहे हैं VW2 लेस देन किससे है, VW2 डैश से, वही कर रहा है। और फाई जो है लेस देन है किससे, फाई डैश से। तो यही काम क्या कर रहा है अपना, स्लिप के कारण यही चीज हो रही है, जैसे VW2 और फाई अपना एग्जिट ब्लेड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं स्लिप। अब स्लिप फैक्टर क्या होता है, स्लिप फैक्टर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन अंडर एक्चुअल कंडीशन टू द वर्क अंडर आइडियल कंडीशन। तो स्लिप फैक्टर कितना है अपने पास, फाई एस से डिनोट करते हैं स्लिप फैक्टर को। वर्क अंडर एक्चुअल कंडीशन, अंडर एक्चुअल कंडीशन में वर्क कितना है अपने पास VW2 U2, और आइडियल कंडीशन में वर्क कितना है अपने पास VW2 डैश U2। अब ये रेडियल ब्लेड है तो आइडियल कंडीशन में तो VW2 डैश U2 के बराबर होना चाहिए। फॉर आइडियल केस VW2 डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए U2। तो यहां पे रख दें फाई डैश इज इक्वल टू VW2 U2 अपॉन ये U2 से U2 कैंसिल, तो ये कितना बचा U2। मीन्स VW2 जो अपना निकल के आया वो कितना हो गया फाई एस U2। तो VW2 कितना है, ये क्या है अपना एक्चुअल, एक्चुअल। आइडियल पहले कितना होता था, आइडियली कितना होता था VW2, आइडियली VW2 होता था कितना U2 के बराबर रेडियल केस में, लेकिन एक्चुअली कितना हो रहा है VW2 इज इक्वल टू फाई एस U2 के बराबर हो रहा है। तो अब वर्क कितना हो गया अपना टोटल वर्क, तो वर्क कितना हो गया अपने पास VW2 U2 था अपने पास वर्क, तो VW2 तो पहले U2 था तो U2 स्क्वायर हो जाता था, लेकिन अब VW2 कितना हो गया फाई एस U2 इंटू U2, तो वर्क कितना हो गया फाई एस U2 स्क्वायर। पहले कितना आता था वर्क, ये एक्चुअल है, ये आइडियल और ये एक्चुअल। स्लिप के कारण फाई एस वाला फैक्टर जो है अपना एक्चुअल और जुड़ गया। ये किसके लिए अपन ने डिस्कस किया, अगर रेडियल ब्लेड हो एग्जिट पे। तो ये तो हो गया स्लिप फैक्टर, फाई एस से डिनोट किया स्लिप फैक्टर। एक होता है स्लिप, कितना स्लिप हुआ ये, तो जितना डिफरेंस आ गया U2 माइनस VW2, ये हो गया स्लिप। VW2 कितना है, VW2 है फाई एस U2, तो स्लिप कितना हो जाएगा अपना U2 माइनस फाई एस U2, तो इजिकल टू U2 1 माइनस फाई एस क्या हो गया अपना स्लिप। ये सिंपल याद रखें U2 माइनस VW2, और अगर VW2 U2 के बराबर है तो स्लिप अपना 0, और अगर डिफरेंस है तो स्लिप देयर इज स्लिप प्रेजेंट इन द मैकेनिज्म या फिनोमेना। सो आई होप स्लिप फैक्टर आपको समझ में आया होगा। स्लिप फैक्टर के बाद एक और फैक्टर है पावर इनपुट फैक्टर। पावर इनपुट फैक्टर, अब अपन लोग देखते हैं कि इंपेलर ने क्या किया, वर्क किसके ऊपर किया, एयर के ऊपर, और एयर के क्या हुआ, प्रेशर हेड इंक्रीज हो गया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब एयर जैसे जैसे मूव आगे करेगी तो उसको बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे फ्रिक्शन आगे आएगा एयर के ऊपर। जब इंपेलर ने एयर के ऊपर वर्क कर दिया तो
एयर के जो वर्क हुआ उस वर्क में कुछ लॉसेस हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू ज फ्रिक्शन, केसिंग के कारण कुछ लॉसेस हो जाते हैं, लीकेज के कारण कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो जितना पावर चाहिए अब उससे ज्यादा पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले अपन ने इम्पेलर ने वर्क कर दिया एयर के ऊपर, तो अगर बिना कोई लॉसेस है तो जितना वर्क एयर को मिला उतना वो एयर लेके आगे चले जाएगी। लेकिन कोई लॉसेस हो गए बीच में, तो एयर को अपने को जितना वर्क में आउटलेट चाहिए था उतनी एनर्जी के साथ एयर अपने आउटलेट में नहीं मिली ना, उसको कुछ लॉसेस हो गए। उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए अपने को एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ती है। किसमें? इम्पेलर में देनी पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं पावर इनपुट फैक्टर। So power input factor is the ratio of actual work supplied to the theoretical work supplied. Power input factor. समझ में आया? पावर इनपुट फैक्टर या वर्क डन फैक्टर भी कहते हैं इसको। मीन्स पहले समझिए थोड़ा सा, इम्पेलर ने एयर के ऊपर काम किया, वर्क किया, एयर के ऊपर अपने को 2 बार से एयर को अपने को रिलीज करना था, वहां पे मिल गया। लेकिन एयर ने, इम्पेलर ने काम करते 2 बार की एयर उसने जनरेट कर दी इम्पेलर में, अब वो आगे जाए अपना सप्लाई हो जाए। लेकिन जब रास्ते में कोई लॉसेस हो गए, फ्रिक्शनल लॉसेस, केसिंग लॉसेस, तो इम्पेलर ने 2 बार के प्रेशर पे एयर जनरेट करी थी, लेकिन वो 2 बार आखिरी आखिरी तक पहुंचते पहुंचते 1.9 बार हो गया। लेकिन अपने को डिलीवरी में चाहिए ही कितना? 1.9 थोड़ी ना चाहिए, अपने को 2 बार ही चाहिए। तो अपन लोग क्या करेंगे, इम्पेलर में और पावर देंगे पहले से ही कि भैया 2 की जगह तो तुम 2.1 बार का प्रेशर जनरेट करो एयर में, जिससे वो आखिरी में पहुंचते पहुंचते तक कहाँ तक पहुंचे? 2 बार तक पहुंच जाए। तो अपने को क्या करना पड़ रहा? इनलेट पे एक्स्ट्रा पावर देना पड़ रहा, जिसे हम लोग कहते हैं पावर इनपुट फैक्टर, which is the ratio of actual work supplied, जो कि ज्यादा है, to the theoretical work supplied without considering any losses, जिसे हम लोग इस साई के द्वारा डिनोट करते हैं। पावर इनपुट फैक्टर और वर्क डन फैक्टर भी इसे कहा जाता है। तो वर्क, अपने पास एक्चुअल वर्क कितना मिल गया था? अपने पास 5s u2 स्क्वायर कितना मिल गया? अगर रेडियल केस की बात करें तो 5s मिला, साथ में एक साई भी और जोड़ लीजिए क्योंकि पावर इनपुट फैक्टर भी लगाना है, u2 स्क्वायर। तो ये अपने को क्या मिल गया? पावर इनपुट फैक्टर को कंसीडर करने के बाद अपना इम्पेलर वर्क मिल गया। कौन सा वर्क है ये? इम्पेलर वर्क। सो आई होप पावर इनपुट फैक्टर और स्लिप फैक्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।